हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं आपका लर्निंग फाइव पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं 2018 का पेपर अकाउंटेंसी का। तो बच्चा लोग, हम लोग आज सीखेंगे कि अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न एग्जाम में कैसे उसको लिखा जाएगा जिससे हमें अच्छे नंबर्स मिले। चलिए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड का वाणिज्य का पहला सेट 2018 का, जो यूपी बोर्ड में 26 मार्च को पेपर होगा, जिसमें से हमारे पास क्वेश्चंस पेपर 4 सेट में अवेलेबल होता है। एक होता है आपका बहुविकल्पी, दूसरा होता है अति लघुत्तरी, और तीसरा होता है आपका लघुत्तरी, और चौथा होता है विस्तृत प्रश्न, जिसमें आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी। बेटा, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे, या कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व नहीं करने हैं। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखा बेटा, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूंगा हर एक चीज की आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। देखिए, पहला है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चंस। इसमें से आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का आएगा, जिसमें 10 कंपलसरी होंगे। इनमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। और दूसरा होता है आपका अति लघुत्तरी, जो कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा लिखकर, जिसमें आपको मिनिमम 30 वर्ड तक लिखना होगा और हर क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करना है। और तीसरा होता है आपका लघुत्तरी प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 100 वर्ड की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको लिखने का पूरा वर्क दिया जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से आप लिख सकते हैं। और होता है चौथा, जिसे बोलते हैं विस्तृत क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, जो आपको सॉल्व करने होते हैं और सारे 10 नंबर के एक होते हैं। जो लघुत्तरी क्वेश्चन है, इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसमें 6 क्वेश्चन आपके अवेलेबल होंगे। और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में आपके अवेलेबल होंगे 8 क्वेश्चन, जिसमें से करने होंगे 4। ठीक है, तो अब बताते हैं इनमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करेंगे। और हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पर, जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें लिखा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, ये थ्योरी का क्वेश्चन है जिसको आप 30 वर्ड में सॉल्व करना है। तो रोकड़ प्रवाह को बोलते हैं कैश फ्लो, जिसमें हम लिखते हैं बैंक अधिविकर्ष, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हमारे पास पैसा इनफ्लो में होता है, इट मीन कि पैसा जब हमारे पास इन होता है तो हमारा कैश इंक्रीज करता है, और पैसा हमारे पास आउट होता है तो कैश डिक्रीज करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास फाइनेंस का सोर्स होता है। इसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू केस, कि हमारे पास पैसा रिडीम हो रहा है या आउट हो रहा है। इन दोनों केस पे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है 12, जिसमें लिखा है औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर। औसत लाभ को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज प्रॉफिट, और अधिलाभ को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, इनमें अंतर बताना है आपको, जिसमें से आपको कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनमें आप आधार बनाकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, और इनको बेस बनाकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो नंबर आपको एग्जामिनर अच्छे देगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, इट मीन की 13 क्वेश्चन, पूंजीगत वचनबद्ध के कई उदाहरण दीजिए। इट मीन की कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, जो कि आपकी पूंजी को इंक्रीज करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल करते हैं, जिसमें कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल बताना है। जैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहली कंडीशन, जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे पैसा इंक्रीज करता है। इट मीन कि आने वाले समय में हमारे पैसे इंक्रीज कर जाएगा, इसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरी कंडीशन होती है जब पैसा हम लोग किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मशीन, प्लांट,
लैंड एंड बिल्डिंग, इन चीजों में अगर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। और ये हो गया कोई क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इट मीन की 14th, जिसमें लिखा है साझेदार के चल पूंजी खाते के डेबिट में लिखी जाने वाली किन्हीं 4 मदों का उल्लेख कीजिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाने वाली 4 ऐसी मदों को लिखा जाना है जो आपकी क्वेश्चंस में हो। जैसे देखिए डेबिट साइड आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट टू को कहते हैं और क्रेडिट बाय को कहते हैं। तो डेबिट साइड में लिखी जाने वाली चीजें होती हैं ड्राइंग, और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा होता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, इसे बोलते हैं लॉसेस के रूप में, और चौथा पार्ट होता है जब हमारा रिवोल्यूशन लॉसेस होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम लोग पार्टनर एडमिट हो या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसी कंडीशन में जो लॉस होता है तो उस लॉस को हम रिवोल्यूशन लॉस में शो आउट करते हैं या प्रॉफिट में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके 4 हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंशों के अनुपातिक आवंटन का अर्थ बताइए। देखिए अंशों के अनुपातिक आवंटन को बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। इट मीन कि ऐसा टेबल जिसमें हम अंशों को अनुपातिक रूप में आवंटित करते हैं, जिसमें आपके ओवर सब्सक्रिप्शंस मतलब आवश्यकता से अधिक एप्लीकेशन आने की कंडीशन में सॉल्व किया जाता है। तो ये होता है अनुपातिक आवंटन, जिसमें हम लोग शेयर्स एप्लीकेशन के नंबर ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कम होती है, तो इसे बोलते हैं प्रोराटा बेसिस। और नेक्स्ट आपका वित्त विवरण का विश्लेषण सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इसका इंपॉर्टेंट है ये कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स हमारे बिजनेस से होता है, जिसमें हर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बनाना कंपलसरी अनिवार्य होता है, जिसमें जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस व्यक्ति को या फर्म को उतना ही टैक्स पेयर करना पड़ता है। यह है आपकी फाइनेंशियल विश्लेषण। इट मीन नेक्स्ट है पूंजीगत व्ययों के दो उदाहरण। ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो पूंजीगत हो, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो। इट मीन आपका फर्स्ट एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी या रिपेयर ऑन मशीनरी। जब हम मशीन को रिपेयर कराते हैं तो हमारे मशीन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, तो वो हमारा पूंजीगत एक्सपेंसेस होता है। दूसरा होता है आपका पास पार्ट ऑफ मशीन। जब हम किसी मशीन के पार्ट को परचेज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी पूंजी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका पूंजीगत एग्जाम्पल्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो ऐसी कंडीशन पर हमारा जो अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा होता है लाभ हानि समायोजन खाता। ये ऐसा खाता होता है जब हम प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो ऐसी कंडीशन में हमारे दोनों अकाउंट्स का अंतर होता है और इन्हीं को हम बेसिस बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे उपकरण का नाम बताना है जो हमारे लंबवत विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे उपकरण कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे मशीनें, ठीक है। और या हमारे पास ऐसे देखिए, और ये हमारी मशीन होते हैं टेंजिबल, और कुछ हमारे एसेट्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। ये हमारे दिए गए उप मशीन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट मीन कि ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप में है और इसमें लिखा गया है कि 4 मित्रों ने प्रत्येक 5 लाख रुपए लगाकर साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया। उन्होंने लाभों को 4:3:2:1 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया है। तो ऐसी कंडीशन में उनके व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा। देखिए अगर व्यक्तिगत रूप से दिखाया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं आपका इंडिविजुअल, इट मीन व्यक्तिगत खाता। और दूसरा जो सामूहिक रूप से किया जाएगा तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी खाता। तो ये कंडीशन होती है इन दोनों की। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं अति लघुत्तरी। चलिए बच्चों,
तो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको कम से कम 100 वर्ड में सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 21 और इसमें लिखे कि आपको निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और ये ऐसी टिप्पणियां हैं जिनमें आपको 4 पार्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, और इनका लिखने का तरीका क्या है, देखिए हर एक वर्ड टिप्पणी को आप 25 वर्ड में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला दिया गया है निर्गमित अंश पूंजी। तो बेटा निर्गमित अंश पूंजी होती क्या है ये आपको बताना है। तो निर्गमित अंश पूंजी का मतलब होता है कि ऐसी शेयर कैपिटल जो कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए पब्लिक को परचेज करने के लिए, और ये ऐसी पूंजी होती है जो निश्चित रेट पर पब्लिक को विज्ञापन के माध्यम से इशू की जाती है, और ऐसी पूंजी को हम करते हैं निर्गमित अंश पूंजी। पहली। दूसरी कंडीशन होती है मांगी गई अंश पूंजी। अब ये मांगी गई अंश पूंजी क्या होती है, सिंपल सी बात, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो पैसा कॉल पर मांगती है उसको बोलते हैं मांगी गई अंश पूंजी, और ये पूंजी कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट के माध्यम से अपने शेयर होल्डर से मांग लेती है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरा होता है चुकता अंश पूंजी। ये इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इट मीन कि आपका पेड अप, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और ये पूंजी ऐसी होती है जब शेयर होल्डर समय पर पैसा भुगतान कर देता है, तो ऐसी पूंजी को बोलते हैं चुकता अंश पूंजी। और लास्ट दी गई आरक्षित पूंजी। ठीक है, इसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, और ये कैपिटल ऐसी होती है बच्चा कि जब हमारे पास कोई भी कंपनी अपने लाइफ टाइम में या वर्किंग लाइफ टाइम में कभी भी पैसा शेयर होल्डर से नहीं मांगती है, और ये पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर से उस समय मांगती है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो या कंपनी समाप्त की जा रही होती है, तो ऐसी कंडीशन पे पैसा मांगा जाता है। तो यह आपका हो गया टिप्पणियों सहित वाला क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें लिखा है कि उन उप शीर्षकों के नाम लिखिए जिसके अंतर्गत एक कंपनी के स्थिति विवरण में गैर चालू दायित्व की मदें एवं वर्गीकरण प्रस्तुत की जाती हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट मीन की स्थिति विवरण, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमारा पूछा गया गैर चालू दायित्व, इट मीन इसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब जो कि करेंट ना हो। देखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज यहां पर लिया जाता है जो लायबिलिटीज 12 मंथ से अधिक समय के लिए ली जाती हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज मानते हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी मदें हैं जो यहां पर आती हैं। तो पहला आता है बेटा इसमें डिवेंचर्स, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए ही इशूड किया जाता है, और दूसरा होता है सिक्योर्ड बैंक लोन, ऐसे लोन जो आपको कहीं भी किसी भी बैंक से लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और इसके साथ साथ में आपके पास आते हैं और अदर्स लोन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें की वित्तीय संस्थाओं से लिए जाते हैं, जो कि कुछ न कुछ सिक्योरिटीज पर प्रोवाइड होते हैं। और हमारे पास आता है ऐसे फंड जो हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटीज में मेंशन होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई और आइटम्स आते हैं तो अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ और हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पूंजी और पूंजी कोष में भिन्न कैसे होते हैं, या आपका इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इसमें आपको बता दें कि आपका जो पहला दिया गया है शेयर होल्डर फंड, इसे बोलते हैं पूंजी कोष। इसमें यह होता है कि शेयर होल्डर से रिलेटेड बेटा जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी चीज दी जाने वाली चीजें होती हैं, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने वाले आइटम, उन सभी को हम यहां पर दिखाते हैं। जैसे उसमें हमारा आता है रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल, ठीक है, और इसमें आने वाले डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड,
आपके अदर्स और आइटम जो हमारे रिजर्व के रूप में कंपनी कई सालों तक अपने पास रखती है। तो ऐसे आइटम्स यहां पर इंडिकेट करते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और दूसरा आता है आपका कैपिटल, और कैपिटल का मतलब है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हम पैसा डेवलप करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम शेयर कैपिटल में शो करते हैं। बस इनमें यही डिफरेंस होता है। और बेटा इनमें अगर डिफरेंस आपको इंडिकेट अच्छी तरीके से करना है तो आधार बनाकर इनका आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपके डिफरेंस होते हैं बेटा, उसमें कोशिश ये करिए कि आप वहां पे उनकी मीनिंग, उनके ऑब्जेक्ट, उनके टाइप और उनके क्या शीर्षक, इट मीन क्या मोटिवेट है, तो इन चीजों के आधार पे आप उनमें डिफरेंस लिख सकते हैं और एग्जामिनर आपको देखेगा, अच्छे नंबर्स देगा, ठीक है। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 24। इसमें आपको कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप में है, जिसमें आपके पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे है देखिएगा। आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करते हैं। जो 1 अप्रैल को 2019 में वह अपने भावी लाभ को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास निर्णय उन्होंने लिया है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने फर्म को रिकंस्ट्रक्शंस किया है, इट मीन कि पुनः निर्गमित या पुनर्संगठित किया है। तो ऐसी कंडीशन में रेशियो पर प्रभाव पड़ता है, और जब रेशियो में प्रभाव पड़ता है तो जो असेट्स और लायबिलिटी होती हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि उक्त दिनांक को उनके लाभ हानि खाते में 60,000 रुपए जमा थे। उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में कितने जमा थे भाई? 60,000, 60,000 रुपए। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जमा था? 30,000। तो अब 30,000 रुपए जमा हुआ और 60,000 जमा हुआ, तो दोनों मिला के उनके पास आता है 90,000, 90,000 रुपए। और इस 90,000 रुपए को फर्म की पुस्तक में इन खातों को बंद करने के बजाय चिट्ठे में दर्शाने का फैसला करते हैं। तो फर्म को पुस्तक में आवश्यक रोजाना प्रविष्टियां कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप आगे कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। लिखा है कि वंश लिमिटेड के निम्नलिखित शेष थे। देखिए वंश लिमिटेड दिया गया है जिसके निम्नलिखित शेष दिए गए हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इट मीन गैर चालू विनियोग, जो कि 1 अप्रैल को दिए गए थे 2019 में 4 लाख के, और 1 साल के बाद बेटा उनकी वैल्यू हो जाती है 31 मार्च 2020 को 3,40,000। तो अब आपको यह बताना है कि 2019 और 20 में कंपनी ने गैर चालू विनियोग का 40% भाग 40,000 रुपए लाभ लेकर बेच दिया। तो उपरोक्त सूचना के विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो हमें कैलकुलेशन करना है कैश फ्लो की, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो हमारा पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो इसको हम शो कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है तो वहां पर ये देखता है कि 1 अप्रैल को हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2019 में। हमारे पास जो कॉस्ट दी है वो दी है 4 लाख। 4 लाख देने के बाद इन्होंने कहा है कि इस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का 40%, कितना परसेंट? 40%, 40% भाग इन्होंने सोल्ड किया है। तो अब देखिए 4 लाख का 40% सॉल्व करते हैं। तो 4 लाख का 40% वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1,60,000, 1,60,000 रुपए। तो बेटा जब 1,60,000 रुपए की ये कॉस्ट प्राइस है, अब इन्होंने कहा कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो हमारे पास इन्होंने इस कॉस्ट प्राइस में 1,60,000 है, और इन्होंने कहा कि प्रॉफिट के साथ इन्होंने 40,000 का सोल्ड किया है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होती है? तो सेलिंग प्राइस बेटा इसकी वैल्यू होती है 2 लाख रुपए। कितनी होती है?
2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए हमारा पैसा आउटफ्लो नहीं इनफ्लो हो रहा है, तो इसमें हमारे पैसा आ रहा है, तो ये हमारा इनफ्लो है। तो इस कंडीशन में इन्होंने पूछा है कि विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना गणना कीजिएगा। तो हमारे पास इनफ्लो की वैल्यू कितनी हो रही भाई, 2 लाख रुपए, और जब 2 लाख रुपए आ रहा है तो ये पैसा हमारा पॉजिटिव में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है 26। अब इसमें पूछा जा रहा है ख्याति की विशेषताएं बताइए। ख्याति, अब ख्याति कहते किसको है पहले ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इसकी विशेषताएं तो आप इंडिकेट कर देंगे, लेकिन ख्याति है क्या। देखिए बेटा, ख्याति हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। ये ऐसी एसेट्स होती है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। इसे इंग्लिश में हम गुडविल कहते हैं। ये हमारी एसेट्स है जिसको हम लोग बनाते हैं, अपने बिजनेस में डेवलप करते हैं। कैसे, जब हम अच्छा बिजनेस करेंगे और अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो जब हमारे बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इसी को बोलते हैं गुडविल और ख्याति। और ये ख्याति हमारे फर्म की वैल्यू के, इट मीन की नेम एंड फेम को इंक्रीज करती है, जिसमें हमारे पास हमारे बिजनेस में प्रॉफिट की वैल्यूम को बढ़ाती है, वृद्धि करती है, और ऐसी कंडीशन में हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। तो ये होती है गुडविल। अब इन्होंने कहा है कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो बिजनेस में हमारे पास क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषता जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दी जाती हैं। अब ख्याति की विशेषताएं क्या होती हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ये संपत्ति है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है और टच किया नहीं जा सकता है, पहला। दूसरा दिया गया है फ्रैक्शन एसेट्स है। ये आपकी ऐसी एसेट्स है जो कि बनावटी है। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे गुडविल बनेगी, और जैसे जैसे बिजनेस आप रिप्लेसमेंट करेंगे, बिजनेस बदलेंगे, वैसे वैसे आपकी गुडविल घट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में से फ्रैक्शन एसेट्स कहते हैं, और ये एसेट्स इफेक्टेबल करती है बिजनेस पर। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपके पास कि वॉल्यूम इंक्रीज इंस्ट्रूमेंट। इसे हम कहते हैं कि ऐसा यंत्र जो हमारे प्रॉफिट की वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो बेटा ऐसा है कि जो ख्याति होती है तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनमें हम कुछ बिजनेस करते हैं तो वो नाम पर भी मशहूर होते हैं, जिनका नेम एंड फेम होता है। ठीक है, तो यहां पर नाम लिया गया है। तो जैसे सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आपको सामने कोई नई कंपनी आती है, प्रोडक्ट परचेज करने में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कोई भी नामी और ग्रामी, इट मीन की नेम एंड फेम वाली कंपनी आती है तो उसके प्रोडक्ट करने में आप संकोच नहीं करते हैं। यही है आपकी फेमस, यही होता है आपकी ख्याति, जिसको आप एक नाम से पहचान लेते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी का नाम दिया जाए तो रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट आप आसानी से परचेस कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो। और कोई नई कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट परचेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये है ख्याति का इफेक्ट।